अरे भाई रुकिए जरा, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नेता है जिसकी एक ट्वीट से बीजेपी का ट्रेंड बदल जाता है, जिसकी एक स्पीच से कांग्रेस की नींद उड़ जाती है, जिसे सुनकर मुसलमान गर्व करता है और हिंदू सोच में पड़ जाता है? ये क्या बोल रहा है? नाम है असदुद्दीन ओवैसी। कुछ लोग कहते हैं ये देश को बांट रहा है, कुछ कहते हैं ये अकेला 100 के बराबर है, और सच कहीं बीच में है, पर कोई पूरा नहीं बताता। तो आज हम लेकर आए हैं ओवैसी के वो राज जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या ओवैसी सच में बीजेपी की बी टीम है? क्या वो सच में मुसलमानों को भड़काते हैं? क्या वो कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ओवैसी की राजनीति से फायदा किसे होता है? क्या उनका उभार बीजेपी और सेक्युलर पार्टियों दोनों को प्रभावित करता है? क्यों कुछ क्षेत्रीय पार्टियां उनके चुनाव लड़ने से डरती हैं? क्यों कुछ लोग उन्हें मुस्लिम युवा की असली आवाज कहते हैं? और क्यों कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी जितना बोलते हैं बीजेपी उतना मजबूत होती है? ये सवाल यूं ही नहीं पैदा होते। इसके पीछे है 30 साल का राजनीतिक सफर, उतार चढ़ाव, दंगे फसादों के दौर, संसद की बहसें, हाई प्रोफाइल भाषण, चुनावी रणनीतियां और हजारों कैमरों की रोशनी। इस वीडियो के पहले सेकंड से आखिरी सेकंड तक आपको जुड़े रखने के लिए हम एक एक परत खोलेंगे। आप चाहे ओवैसी के समर्थक हों या आलोचक, इस वीडियो में आपको वह मिलेगा जो अभी तक कहीं व्यवस्थित ढंग से नहीं बताया गया। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हम एक दिलचस्प बात से करेंगे। ओवैसी का आक्रामक, कानूनी शब्दों में भारी और धार्मिक संदर्भों वाला भाषण एक दिन में नहीं बना। यह आवाज तैयार हुई है वर्षों की ट्रेनिंग में, परिवार में चले राजनीतिक माहौल, लंदन की लॉ पढ़ाई और हैदराबाद की ग्राउंड लेवल राजनीति में पिसाई से। लेकिन यह कहानी सिर्फ उनके भाषण की नहीं, ये उनकी रणनीति की कहानी है, उनकी छवि की कहानी है, उनके विवादों की कहानी है, उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों की कहानी है, और सबसे बड़ी बात, यह कहानी भारतीय राजनीति में बदलते समीकरणों की कहानी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहां राजनीति, धर्म, पहचान, मीडिया और सत्ता एक दूसरे से टकराते हैं। एक सवाल, क्या आप ओवैसी को हीरो मानते हैं या विलन? हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पूरी राजनीति का खुला विश्लेषण। भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान उनके परिवार से शुरू होती है, लेकिन आगे चलकर वे उस पहचान से भी बड़े साबित होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नाम उन्हीं में से एक है। उनकी राजनीति को समझने के लिए उनके परिवार और शुरुआती माहौल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से उनकी सोच, उनका स्टाइल और उनकी रणनीति आकार लेती है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। उनका परिवार राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय था। ऐसा परिवार जिसमें राजनीति न सिर्फ पेशा थी बल्कि रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा भी। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी उस दौर के एक बड़े नेता थे जिन्होंने AIMIM को जमीन से उठाकर हैदराबाद की मजबूत ताकत बना दिया था। पिता आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक लंबे समय तक प्रभावी रहे और कई बार संसद के लिए चुने गए। यह राजनीतिक माहौल बच्चों पर असर डालता ही है। घर में आने वाले नेता, मुद्दों पर होने वाली चर्चाएं, जनता से पिता के कांटेक्ट, ये सब छोटे असदुद्दीन ने बचपन से देखा। उनके लिए राजनीति कोई रहस्य नहीं थी, बल्कि रोज की जिंदगी की तरह परिचित थी। यह माहौल उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी पड़ा, जो आगे चलकर AIMIM के बेहद विवादित और लोकप्रिय नेता बने। शिक्षा की बात करें तो असदुद्दीन ने पहले हैदराबाद के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की, फिर आगे बढ़े ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की ओर। यहीं से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की। लेकिन उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई जब वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। लिंकन इन, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कानूनी संस्थानों में से एक। वहां उन्हें एक बिल्कुल नया माहौल मिला। बहस, तर्क, संविधान की समझ और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नजरिया। यह वही जगह थी जहां उनके बोलने का तरीका, सोचने का अंदाज और शब्दों की पकड़ और मजबूत हुई। कह सकते हैं कि असदुद्दीन की राजनीति की दिशा इंग्लैंड में ही तय हो चुकी थी। जब वे वापस लौटे तो सिर्फ पिता की विरासत संभालने वाले राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि अपने ही स्टाइल के नेता बनने की तैयारी के साथ आए थे। उनकी राजनीतिक एंट्री 1994 से हुई, जब उन्होंने चंद्रायण गुट्टा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। यह फैसला आसान नहीं था। उस समय AIMIM की पहुंच सीमित 1994 से हुई, जब उन्होंने चंद्रायण गुट्टा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। यह फैसला आसान नहीं था। उस समय AIMIM की पहुंच सीमित थी और उसे सिर्फ एक हैदराबाद केंद्रित मुस्लिम पार्टी माना जाता था। लेकिन चुनाव जीतकर असदुद्दीन ने साफ कर दिया कि वे सिर्फ पिता की जगह भरने नहीं आए हैं, वह राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। विधानसभा में उनकी मौजूदगी ने AIMIM की छवि को थोड़ा बदला। वे पढ़े लिखे, धारदार और अपने मुद्दों पर टिके रहने वाले नेता लगते थे। अक्सर वे बहसों में हिस्सा लेते, कड़े सवाल
पूछते और स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाते थे। हालांकि उनका स्टाइल कभी कभी आक्रामक भी दिखता, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ उस समय के युवा नेताओं से अलग थी। 1994 से 2004 तक का समय उनके लिए राजनीति सीखने का दौर था। ग्राउंड लेवल पर जनता से मिलना, चुनावी रणनीतियों को समझना और AIMIM को सिर्फ एक शहर की पार्टी से आगे ले जाने के तरीकों पर काम करना। इस दशक ने उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत किया और धीरे धीरे वे पार्टी के प्रमुख नेता बनते गए। फिर आया 2004, वह साल जिसने उनकी राजनीतिक यात्रा को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। यह सीट उनके पिता कई बार जीत चुके थे, लेकिन इस बार इसे जीतने वाले युवा, आक्रामक और नई सोच वाला नेता था। यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद की राजनीति का नाम नहीं रहे, वे राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ने लगे। उनका परिवार उन्हें विरासत देता है, लेकिन उन्होंने उस विरासत को बदलकर, विस्तार देकर और चुनौतीपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाकर जिसे बनाया वह उनका अपना है। यही वजह है कि आज भी चाहे कोई उनका समर्थक हो या आलोचक, ये मानने पर मजबूर होता है कि ओवैसी सिर्फ अपने परिवार के नाम से नहीं टिके, उन्होंने अपनी मेहनत, पढ़ाई और रणनीति से अपनी जगह बनाई है। इस शुरुआती दौर की कहानी हमें बताती है कि ओवैसी की राजनीति अचानक नहीं बनी। इसे बनाने में 3 चीजों ने अहम भूमिका निभाई: उनका राजनीतिक माहौल, उनकी कानूनी शिक्षा और उनकी जमीनी मेहनत। यही 3 चीजें आगे चलकर उनकी पूरी राजनीतिक पहचान की बुनियाद बनी। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक कहानी का असली मोड़ उस समय आता है जब वे सिर्फ एक स्थानीय विधायक नहीं रहते, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि AIMIM उस समय एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसकी छवि थी हैदराबाद तक सीमित और जिसे बाकी देश अक्सर पुरानी हैदराबादी मुस्लिम पार्टी के रूप में ही देखता था। लेकिन ओवैसी ने इस छवि को तोड़ने का लक्ष्य बनाया और धीरे धीरे AIMIM को एक राष्ट्रीय पहचान देने की शुरुआत की। 1994 में विधानसभा में अपनी एंट्री के बाद उन्होंने 10 साल तक स्थानीय राजनीति सीखी। यह समय उनके लिए क्लासरूम जैसा था, जहां उन्होंने सीखा कि जमीनी मुद्दे कैसे चुने जाते हैं, जनता से सीधे संपर्क कैसे किया जाता है और एक नेता की असली ताकत क्या होती है। वे सिर्फ भाषणों पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि वे अक्सर समुदायों के बीच जाकर छोटी छोटी समस्याओं पर भी काम करते दिखे। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था, लोगों से जुड़कर राजनीति करना। उनकी पहचान धीरे धीरे बढ़ती गई और 2004 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, लोकसभा चुनाव लड़ने का। ये सीट उनके पिता सालों से जीतते आए थे, लेकिन जब बेटा मैदान में उतरा तो सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि क्या वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल पाएगा। परिणाम आया, असदुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की और यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि AIMIM के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। संसद में उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। जहां बड़े बड़े नेता गोलमोल बात करते थे, ओवैसी सीधे मुद्दे पर आते थे। उनकी भाषा आक्रामक लेकिन तर्कों से भरी होती थी। वे संविधान की धाराएं, कानूनों की व्याख्या और अधिकारों की बात ऐसे करते जैसे एक कोर्ट रूम में वकील दलील दे रहा हो। कई बार उनके भाषण संसद की चर्चा का केंद्र बन जाते, चाहे अल्पसंख्यकों के अधिकार हों, कई बिलों पर आपत्तियां हों या बाहरी देशों में हालात पर बयान। ओवैसी लगातार बोलते रहे और AIMIM की आवाज संसद में तेज होती गई। उनके इस स्टाइल ने उन्हें ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो सिर्फ चुनाव जीतने नहीं आया, बल्कि हर मुद्दे पर बोलने, सवाल उठाने और विवाद पैदा करने की ताकत रखता है। कई लोग कहते हैं कि उनकी वजह से AIMIM को पॉलिसी लेवल पहचान मिली। संसद में उनके भाषणों ने एक संदेश दिया कि यह पार्टी सिर्फ स्थानीय मुद्दों में नहीं उलझी है, बल्कि राष्ट्रीय बहसों में हिस्सा लेने आई है। वर्ष 2004 से 2014 तक वे लगातार अपनी सीट जीतते रहे। इस दशक में AIMIM का ग्राफ भी बढ़ा। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में AIMIM के उम्मीदवार खड़े होने लगे। हालांकि वे हर जगह नहीं जीते, लेकिन यह दिखाने के लिए काफी था कि AIMIM अब सिर्फ हैदराबाद की पार्टी नहीं रही। ओवैसी का लक्ष्य स्पष्ट था, पार्टी का विस्तार, और यह विस्तार किसी अचानक फैसले का हिस्सा नहीं था। इसके पीछे योजना थी, रणनीति थी और एक खास दिशा थी, अल्पसंख्यकों की आवाज को देश भर में ले जाना। उनकी चुनावी रणनीति भी दिलचस्प थी। वे खुद को सेक्युलरिज्म की असली आवाज बताते थे और अक्सर कहते थे कि बाकी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती हैं। यह बयानबाजी कुछ लोगों को पसंद आती थी, कुछ को चुभती थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की लाइनें मीडिया का ध्यान आकर्षित करती थीं और यही ओवैसी के उभार की एक बड़ी वजह बनी। 2014 और
2019 के चुनावों में उन्होंने हैदराबाद सीट फिर जीती। ये लगातार जीते उनकी पकड़ को मजबूत दिखाती हैं। AIMIM ने महाराष्ट्र में भी अच्छी जीत हासिल की और बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटें जीती। इसने पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ाया और ओवैसी के राजनीतिक कद को और बड़ा बना दिया। पर इस सफर की एक सच्चाई यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अभी भी सीमित समर्थन मिलता है। उनके खिलाफ अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी राजनीति ध्रुवीकरण पैदा करती है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि अगर कोई अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं सुनता तो ओवैसी जैसे नेता जरूरी हैं। सच ये है कि विधानसभा से संसद तक का यह सफर सिर्फ जीत हार का नहीं है, यह उस रणनीति का सफर है जिसने ओवैसी को एक साधारण स्थानीय नेता से राष्ट्रीय बहसों के केंद्र में खड़ा कर दिया। यह सफर दिखाता है कि राजनीति सिर्फ वोट नहीं बल्कि पहचान, संघर्ष और एक आवाज की मजबूती भी होती है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को समझना आसान नहीं है। कई लोग उन्हें सिर्फ मुस्लिम नेता कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी रणनीति इससे कहीं ज्यादा जटिल और बहुस्तरीय है। उनकी राजनीतिक पहचान कई परतों में बनी है: धर्म, संविधान, अल्पसंख्यक हक, क्षेत्रीय मजबूती और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा। यही जटिलता उन्हें भारतीय राजनीति में एक अनोखा चेहरा बनाती है। सबसे पहले बात करें उनकी सबसे प्रमुख पहचान की, अल्पसंख्यकों की आवाज। ओवैसी खुद कई बार कह चुके हैं कि वे उन मुद्दों की बात करते हैं जिन्हें मुख्य धारा की पार्टियां नजरअंदाज करती हैं। उनकी राजनीति का केंद्र मुसलमानों से जुड़े सवाल होते हैं: शिक्षा, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, नौकरी, भेदभाव और नागरिक अधिकार। लेकिन यह पहचान केवल मुस्लिम नेता के दायरे में नहीं रुकती। वे दलितों, OBC और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर भी लगातार बोलते हैं। उनका यह स्टाइल उन्हें एक संवैधानिक लड़ाकू जैसा दिखाता है, जो हर बहस में संविधान की धाराएं और कानूनों का हवाला लेकर अपनी बात रखते हैं। अब आती है उनकी रणनीति। ओवैसी की राजनीति की एक खास बात यह है कि वह हमेशा दो मोर्चों पर एक साथ काम करती है: भूमि स्तर पर और मीडिया स्तर पर। ग्राउंड लेवल पर वह अपनी पार्टी को मजबूती देते हैं, संगठन खड़ा करते हैं, स्थानीय नेताओं को तैयार करते हैं और समुदायों के बीच लगातार जाते हैं। दूसरी ओर मीडिया और संसद में उनके बयान अक्सर तीखे, स्पष्ट और सुर्खियों में आने वाले होते हैं। यही दोहरी रणनीति उन्हें चर्चा में बनाए रखती है और AIMIM को पहचान दिलाती है। उनके भाषणों में तीन चीजें हमेशा कॉमन होती हैं: पहली, आक्रामक तर्क; दूसरी, संविधान का सीधा संदर्भ; और तीसरी, भावनात्मक अपील। उनकी भाषा इलेक्ट्रिक होती है, यानी सुनने वाले को लगता है कि सामने वाला नेता डरा नहीं है, झुक नहीं रहा और खुलकर बोल रहा है। यह शैली मुसलमान युवाओं में खास लोकप्रिय है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई तो है जो बिना डर के बोल रहा है। लेकिन इस रणनीति की आलोचनाएं भी कम नहीं है। कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ओवैसी की तीखी भाषा का फायदा उन पार्टियों को मिलता है जो उन्हें ध्रुवीकरण का चेहरा बताकर अपनी राजनीति करते हैं। अक्सर यह भी कहा जाता है कि जब भी ओवैसी किसी नई राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं, बाकी पार्टियों का दावा होता है कि उनका आना विपक्ष के वोट काट देगा। चाहे यह दावे सही हों या नहीं, लेकिन यह सच है कि AIMIM का हर चुनावी कदम राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा देता है। अब बात उनकी राष्ट्रीय रणनीति की। सच ये है कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी चलाते हैं जिसका आधार एक शहर में है, हैदराबाद, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने विस्तार की दिशा स्पष्ट कर दी है। उनकी नजर उन इलाकों पर रहती है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है और मुख्य पार्टियों ने उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया है। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और बंगाल में AIMIM का चुनाव लड़ना इसी रणनीति का हिस्सा रहा है। चाहे उन्हें बहुत ज्यादा सीटें न मिली हों, लेकिन ये कदम पार्टी को राष्ट्रीय चर्चा में ला देते हैं। उनकी छवि का एक बड़ा पहलू यह भी है कि वे खुद को समझौता न करने वाला नेता दिखाते हैं। कई बार मुख्य धारा की सेक्युलर पार्टियां मुसलमान मुद्दों पर सतर्क रहती हैं कि कहीं वोट न बदल जाए, लेकिन ओवैसी उन मुद्दों को बहुत खुलकर उठाते हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें बेधड़क नेता कहते हैं और आलोचक उन्हीं बातों को उत्तेजक बताते हैं। लेकिन आम जनता को यदि उनकी राजनीति का सार समझना हो तो वह एक ही लाइन में समाया है। ओवैसी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को सिर्फ एक संप्रदाय की पार्टी समझने की बजाय उसे अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय की आवाज माना जाए। वे हर मंच पर खुद को संविधान प्रिय और लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं। उनका दावा है कि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और AIMIM उन्हीं अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। उनकी पहचान जितनी मजबूत है उतनी ही विवादित भी। यही कारण है कि ओवैसी की छवि दो धाराओं में बंटी हुई है। एक तरफ वे सशक्त, बोल्ड और निर्भीक नेता के रूप में दिखते हैं, दूसरी तरफ एक
ऐसा चेहरा जो कई लोगों के लिए विभाजनकारी माना जाता है। यह दोहरी प्रतिक्रिया उनके राजनीतिक कद को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें भारतीय राजनीति में एक स्थायी और प्रभावशाली किरदार बनाती है। असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में जितने प्रभावशाली हैं, उतने ही विवादों से घिरे भी रहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की राजनीति में वे उन नेताओं में से हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बीच का मत रखता हो। या तो लोग उन्हें पूरी तरह पसंद करते हैं या फिर उनसे कड़ा विरोध रखते हैं। यह विरोध और समर्थन उनके हर बयान, हर रैली और हर चुनावी कदम के साथ और बढ़ता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उन बयानों की जिनकी वजह से वे अक्सर विवादों के केंद्र में आ जाते हैं। संसद में भाषण हो या चुनावी सभा, ओवैसी का अंदाज हमेशा सीधा, तीखा और बिना घुमाव वाला होता है। उनकी यही बेबाकी एक वर्ग को पसंद आती है, लेकिन कई लोगों को इसी में उत्तेजना या ध्रुवीकरण का तत्व भी दिखता है। उदाहरण के तौर पर संसद में शपथ के दौरान उनके फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल काफी चर्चा में रहा। कई राजनीतिक विरोधियों ने इसे अनुचित कहा, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनका राजनीतिक स्टैंड है। इसके अलावा उनके कुछ भाषणों को लेकर अक्सर आरोप लगते हैं कि वे माहौल को एक तरफा बनाते हैं। हालांकि कानूनी रूप से अदालत ने कई मामलों में उन्हें बरी किया है या जांचों में कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विरोधी दलों के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाता है। ये भी सच है कि ओवैसी खुद हमेशा कहते हैं, मैं कानून के दायरे में बोलता हूँ, और वह जिस आक्रामकता से यह कहते हैं उससे उनके समर्थकों में ऊर्जा भी पैदा होती है। लेकिन विवाद सिर्फ इनके बयानों तक सीमित नहीं रहते। कई बार उनकी पार्टी AIMIM के कुछ कार्यकर्ताओं पर अलग अलग राज्यों में चुनावी तनाव या छोटी मोटी झड़पों के आरोप लगाए गए। यह आरोप हर चुनाव के समय हवा में तैरते हैं, कुछ असली घटनाओं पर आधारित होते हैं और कुछ राजनीतिक माहौल में चढ़ाई गई बातें होती हैं। परंतु इन घटनाओं से पार्टी की छवि प्रभावित होती है और AIMIM को एक आक्रामक पार्टी की रूपरेखा मिल जाती है। ओवैसी कई बार इन आरोपों को गलत बताते हैं और कहते हैं कि कार्यकर्ताओं पर अक्सर रिएक्शन पर एक्शन का आरोप लगाया जाता है, जबकि वास्तविकता अधिक जटिल होती है। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि वे वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। कई पार्टियां, विशेषकर विपक्षी, अक्सर दावा करती हैं कि उनके चुनाव लड़ने से सेक्युलर वोटों का बंटवारा होता है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है। यह आरोप उन्हें बार बार सुनने पड़ते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में। समर्थक इस आरोप को पूरी तरह गलत बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी समुदाय को अपनी अलग राजनीतिक पहचान का अधिकार है, लेकिन यह तर्क हमेशा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहता है। एक और विवाद उनकी प्रतिनिधित्व की दावेदारी से जुड़ा है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या वे सचमुच पूरे मुस्लिम समुदाय की आवाज हैं? क्योंकि भारत के मुसलमान एक विशाल और विविधता भरा समूह है। उनके मुद्दे, जातियां, क्षेत्र और प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। आलोचक कहते हैं कि ओवैसी कभी कभी समुदाय की जटिलता को एक ही फ्रेम में रखकर प्रस्तुत करते हैं। वहीं उनके समर्थक तर्क देते हैं कि कम से कम वे उन मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें बाकी पार्टियां छूना भी नहीं चाहती। इन सब विवादों के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि हर बड़े बयान या विवाद के बाद ओवैसी का राजनीतिक कद कम नहीं होता, बल्कि मीडिया में उनकी उपस्थिति बढ़ती है। अक्सर टीवी पर होने वाली बहसें, अखबारों में छपने वाली सुर्खियां और सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाएं उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखती हैं। राजनीति में यह दृश्यता भी एक तरह की ताकत होती है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ओवैसी की राजनीति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे जिन मुद्दों को उठाते हैं, भेदभाव, शिक्षा, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, वे वास्तविक और संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इसलिए उनके खिलाफ उठने वाले आरोप पूरी तरह काले सफेद नहीं होते। कुछ लोग उन्हें मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ने वाला नेता कहते हैं, तो कुछ उन्हें विभाजनकारी राजनीति करने वाला बताते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ओवैसी चाहे कितने भी विवादों में रहे हों, उन्होंने अपनी राजनीतिक रणनीति या अपने सार्वजनिक स्टैंड को कभी नरम नहीं किया। यही कारण है कि वे भारतीय राजनीति में एक स्थायी और चर्चा योग्य चेहरा बने हुए हैं। चाहे उनके बयानों पर सहमति हो या नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अल्पसंख्यक राजनीति को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जितनी बातें विवादों के संदर्भ में होती हैं, उतनी ही कम बातें उनकी उपलब्धियों और उस सकारात्मक भूमिका के बारे में होती हैं जो उन्होंने राजनीतिक मंच पर निभाई है। उनका नाम जब भी आता है, बहस अक्सर उनके बयानों, उनके अंदाज या चुनावी प्रभाव तक सीमित हो जाती है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो उनकी राजनीतिक यात्रा
यात्रा में कई ऐसे पहलू हैं जो उन्हें एक सक्षम, सक्रिय और प्रभावी सांसद के रूप में स्थापित करते हैं। सबसे पहले उनकी संसदीय भूमिका की बात करें। ओवैसी उन कुछ सांसदों में से हैं जो नियमित रूप से संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं और बहसों में सक्रिय रहते हैं। कई संसदीय डेटा और रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका प्रश्न पूछने का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर रहा है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं होते। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश नीति, नागरिक अधिकार, पुलिस सुधार और कई जटिल विधायी मसलों पर सवाल उठाते हैं। यह दिखाता है कि वे खुद को केवल एक समुदाय का नेता नहीं मानते, बल्कि एक संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि वे हमेशा अल्पसंख्यकों की शिक्षा और सामाजिक उन्नति को लेकर दृढ़ स्टैंड रखते हैं। उदाहरण के तौर पर वे हज सब्सिडी जैसे मुद्दों पर कह चुके हैं कि इसे गरीब मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर खर्च किया जाना चाहिए। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक परंपरागत सोच से हटकर विकासवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनका जोर हमेशा इस बात पर रहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय केवल भावनात्मक नारों से आगे बढ़े और व्यावहारिक तौर पर खुद को मजबूत करे। AIMIM का सामाजिक कार्यों में भी बड़ा योगदान रहा है। पार्टी कई जगह अपने अस्पताल, छात्रावास और स्कूल चलाती है जो खासकर गरीब तबकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हैदराबाद में AIMIM प्रशासित अस्पताल अपनी कम लागत वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता है। ये पहल केवल राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक योगदान है जिसकी चर्चा अक्सर मीडिया में कम होती है। ओवैसी की एक और उपलब्धि यह है कि उन्होंने AIMIM को एक आधुनिक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पेश किया। ये पार्टी लंबे समय तक एक पुरानी हैदराबादी पार्टी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन ओवैसी ने इसके संगठनात्मक ढांचे को बदला, युवा नेतृत्व को आगे लाया और इसे एक मजबूत ग्राउंड नेटवर्क दिया। आज AIMIM महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु तक पहुंच चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि उनकी रणनीति केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रही। उनकी एक और बड़ी ताकत उनका कानूनी ज्ञान है। संसद में या मीडिया में उनका हर बयान कानून की धाराओं, संविधान की गारंटियों और न्यायिक व्याख्याओं पर आधारित होता है। इससे उनके तर्क सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि तार्किक और मजबूती वाले बनते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनकी कानूनी समझ संसद में उन्हें एक अलग स्तर का वक्ता बनाती है। वे बहस में भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग उनके तेवर को आक्रामक मानते हैं, लेकिन समर्थक इसे निडरता कहते हैं। और सच यह है कि भारतीय राजनीति में बिना झुककर अपने विचार रखना, वह भी खुले मंच पर, उतना आसान नहीं जितना दिखता है। ओवैसी अक्सर कहते हैं, अगर मैं अपने अधिकारों की बात करूं तो मुझे कट्टर कहा जाता है और किसी और के अधिकारों की बात हो तो वह देशभक्ति कहलाती है। चाहे यह कथन विवादास्पद लगे, लेकिन यह उनके समर्थकों की भावनाओं को साफ तौर पर दर्शाता है। उनकी उपलब्धियों की सूची में एक और बात महत्वपूर्ण है। वे अपने समुदाय को वर्तमान परिदृश्य से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें राजनीतिज्ञों के प्रति अंधविश्वास से दूर रखते हुए संविधान, लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी की अहमियत समझाने की कोशिश करते हैं। उनके भाषणों में अक्सर मतदान करो, शिक्षा पर खर्च करो और संविधान को समझो जैसे संदेश सुनने को मिलते हैं। ये उनकी राजनीतिक सोच का एक प्रगतिशील पहलू है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ओवैसी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अल्पसंख्यक राजनीति को मुख्यधारा के विमर्श में वापस लाया। पिछले कुछ दशकों में जहां बड़े दल इन मुद्दों से बचते रहे, ओवैसी ने उन्हें खुलकर उठाया, चाहे उनकी आलोचना हुई या तारीफ। उन्होंने मुद्दों को दबने नहीं दिया और यही बात उन्हें भारतीय राजनीति में एक अलग खेमे का नेता बनाती है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का भविष्य किन दिशाओं में जा सकता है? यह सवाल आज सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी दिलचस्प है, क्योंकि ओवैसी की राजनीति सिर्फ एक पार्टी या एक सीट तक सीमित नहीं है। वह एक ऐसे दौर में उभर कर सामने आए हैं जब भारतीय राजनीति में पहचान, प्रतिनिधित्व और अधिकार जैसे मुद्दे लगातार बड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले समय में ओवैसी और AIMIM का रास्ता कैसा होगा? सबसे पहला सवाल, क्या AIMIM राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना सकती है? अब तक AIMIM का असर कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम पैटर्न देखें तो ओवैसी हर चुनाव के साथ नए राज्यों में कदम रख रहे हैं। वे उन इलाकों को चुनते हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी है और जहां मुख्य पार्टियों ने या तो उम्मीदवार नहीं उतारे या समुदाय के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी। यह रणनीति धीरे धीरे AIMIM को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पहचान की ओर ले जा सकती है, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा। राष्ट्रीय राजनीति में जगह पाना सिर्फ जनसंख्या देखते हुए उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं होता। इसके लिए पार्टी को नेटवर्क, अनुभवी नेताओं, मजबूत संगठन और लगातार काम की जरूरत होती है। AIMIM अभी इन क्षेत्रों में विकास कर रही है, लेकिन इसे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए और समय व प्रयास चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी की राजनीति मुस्लिम मुद्दों से आगे बढ़कर बड़ा सामाजिक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। आज AIMIM की छवि एक मुस्लिम केंद्रित पार्टी के रूप में ही देखी जाती है। हालांकि ओवैसी लगातार दलित, OBC और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी बोलते हैं, लेकिन उनकी पहचान पर मुस्लिम नेतृत्व की छाप अभी भी प्रमुख है। भविष्य के समय में अगर AIMIM को बड़े पैमाने पर परफॉर्म करना है तो उसे अपनी राजनीतिक छवि का विस्तार करना होगा। कुछ राज्यों में AIMIM ने दलित समुदाय के साथ गठबंधन भी किया है, जैसे महाराष्ट्र में VBA के साथ। इस प्रयोग ने पार्टी को एक नए संभावित रास्ते की तरफ इशारा दिया है, लेकिन इस दिशा में लंबी यात्रा अभी बाकी है, क्योंकि भारत की राजनीति में विभिन्न सामाजिक समूहों के मुद्दे अलग अलग हैं और एक व्यापक प्लेटफॉर्म बनाना आसान काम नहीं। तीसरा बड़ा सवाल है, क्या ओवैसी विवादों को कम करेंगे या उन्हें अपने राजनीतिक स्टाइल का हिस्सा बनाए रखेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ओवैसी की पहचान का बड़ा हिस्सा उनकी बेबाकी और आक्रामक बोलने की आदत से आया है। ये स्टाइल उनके समर्थकों को प्रतिनिधित्व का एहसास देता है, लेकिन आलोचक इसे विभाजनकारी बताते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ओवैसी अपनी भाषा को कुछ नरम करेंगे ताकि उनकी पार्टी बड़े गठबंधनों के साथ काम कर सके, या फिर वे उसी बेबाक तीखे अंदाज को बनाए रखेंगे जिसने उन्हें लोकप्रिय बनाया। अगर वे अपनी भाषा को नरम करते हैं तो वे अधिक राजनीतिक सहयोग पा सकते हैं। अगर वे अपने अंदाज को ज्यों का त्यों रखते हैं तो वे अपनी मूल पहचान को और मजबूत करेंगे, लेकिन गठबंधन राजनीति में दूरी भी बढ़ सकती है। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, क्या AIMIM भविष्य में किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा बनेगी? वर्तमान में AIMIM किसी भी बड़े राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ओवैसी अक्सर कांग्रेस और अन्य सेक्युलर पार्टियों की आलोचना करते हैं। इससे यह साफ लगता है कि AIMIM फिलहाल स्वतंत्र ही रहना चाहती है। लेकिन अगर भविष्य में राजनीतिक हालात ऐसे बनते हैं कि विपक्ष को मजबूत गठबंधन की जरूरत पड़े तो AIMIM एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। पांचवां सवाल बेहद खास है, क्या ओवैसी का राजनीतिक विस्तार बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदेह? यह बहस हमेशा चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जहां AIMIM चुनाव लड़ती है वहां विपक्षी वोट बनते हैं। दूसरी ओर AIMIM का दावा है कि वे सिर्फ वही वोट लेते हैं जो उनके मुद्दों और नेतृत्व से जुड़े होते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। भविष्य में यह पैटर्न भारत के चुनावी माहौल को किस दिशा में ले जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है। अंत में एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी आने वाले दशकों में भारत के बड़े अल्पसंख्यक नेता बनेंगे या राजनीति में धीरे धीरे सीमित रह जाएंगे? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि AIMIM कितनी मजबूती से अपनी जड़ें विभिन्न राज्यों में जमा पाती है और ओवैसी की राजनीति आने वाले समय की चुनौतियों के साथ खुद को कितना ढाल पाती है। जो भी हो, एक बात तय है, ओवैसी अब सिर्फ एक शहर या एक समुदाय की राजनीति का नाम नहीं रहे। वे एक ऐसे नेता हैं जो भविष्य में भारतीय राजनीति की दिशा पर असर डाल सकते हैं, चाहे समर्थक उनके साथ हों या विरोधी उनके खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक यात्रा को शुरुआत से लेकर वर्तमान तक देखने पर हमें यह समझ आता है कि यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि भारत की बदलती राजनीति की भी कहानी है। ओवैसी उन चंद नेताओं में से हैं जो अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट हैं, अपने मुद्दों को लेकर आक्रामक हैं और अपनी राजनीति में लगातार सक्रिय रहते हैं, चाहे लोग उन्हें पसंद करें या उनसे असहमत हों। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के एक खास हिस्से को नए तरीके से आवाज दी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि उनकी जड़ें एक गहरी राजनीतिक विरासत में हैं, एक ऐसी विरासत जो कई दशकों से हैदराबाद की राजनीति में मौजूद है। लेकिन इस विरासत को केवल आगे बढ़ाने के बजाय ओवैसी ने उसे नया आकार दिया, उसे राष्ट्रीय स्तर तक ले गए और AIMIM को एक ऐसी पार्टी बनाने की कोशिश की जो केवल एक शहर या एक समुदाय तक सीमित न रहे। उनकी शिक्षा, खासकर इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई, ने उनके सोचने और बोलने के अंदाज को एक अलग धार दी। यही धार उनके भाषणों और संसद में होने वाली बहसों में दिखाई देती है। हमने यह भी देखा कि विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर सिर्फ कुर्सी का सफर नहीं था, यह संघर्ष, साहस और रणनीति का सफर था। ओवैसी ने AIMIM को सिर्फ हैदराबाद की पार्टी नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में पहुंचाया। यह विस्तार चाहे धीमा हो या सीमित, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उनकी राजनीतिक रणनीति भी
भी अपने आप में अनोखी है। जमीन पर संगठन और ऊपर से बेबाक वक्तव्य, ये दोहरी रणनीति उन्हें हमेशा चर्चा में रखती है। उनकी हर सभा, हर भाषण, हर बयान मीडिया में तुरंत पकड़ लिया जाता है। समर्थक इसे उनकी निर्भीकता कहते हैं, जबकि आलोचक इसे उत्तेजना बताते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही स्थितियों में ओवैसी चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं और राजनीति में चर्चा से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। विवादों की बात करें तो यह भी ओवैसी की राजनीतिक यात्रा का एक बड़ा हिस्सा रहा है। कई बार उनके बयानों को लेकर आपत्तियां उठी, अक्सर उन पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा, लेकिन इन सब के बावजूद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। इसका मतलब यह है कि चाहे उनका अंदाज कितना ही विवादित क्यों न हो, समाज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सुनता है, उनसे उम्मीद रखता है या कम से कम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनकी उपलब्धियों में सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अल्पसंख्यक राजनीति को एक नई दृढ़ता के साथ सामने रखा। पिछले कुछ वर्षों में जहां मुख्य धारा की पार्टियां अक्सर मुस्लिम मुद्दों पर सतर्क और बचती हुई दिखाई दी, वहीं ओवैसी ने इन्हें खुले मंच पर उठाया। उन्होंने समुदाय को भावनाओं में उलझाने की बजाय शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान ले जाने का प्रयास किया। अब बात आती है भविष्य की। आने वाले समय में ओवैसी की राह सीधे नहीं होगी। उन्हें लगातार यह तय करना होगा कि वे अपनी पहचान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या वे AIMIM को एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं या केवल कुछ राज्यों में मजबूती चाहते हैं? क्या वे अपनी भाषा को उसी तीखेपन में रखेंगे या बड़े गठबंधन और बड़े प्रभाव के लिए अपने राजनीतिक अंदाज में कुछ बदलाव लाएंगे? ये सवाल न केवल ओवैसी बल्कि देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। एक और जरूरी बात, ओवैसी की राजनीति भारतीय लोकतंत्र में उस खाली जगह को भरती है जो अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दिखती है। ये जगह चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसका होना महत्वपूर्ण है। ओवैसी की मौजूदगी उस राजनीतिक बहस की याद दिलाती है जिसे कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। यह कहना सही होगा कि ओवैसी का राजनीतिक भविष्य सिर्फ उनके फैसलों पर नहीं बल्कि देश की राजनीति, सामाजिक माहौल और विभिन्न मुद्दों के उठने पर भी निर्भर करेगा। लेकिन अगर अब तक के उनके सफर को देखें तो साफ लगता है कि ओवैसी आसानी से गायब होने वाले नेता नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान बना ली है, अपनी जगह मजबूत कर ली है और एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित किया है जो आने वाले सालों में भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहेगा। अंत में ये डॉक्यूमेंट्री हमें एक ही निष्कर्ष पर लाती है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को समझने के लिए उन्हें किसी एक फ्रेम में फिट करना गलत है। वह केवल विवादों का चेहरा नहीं है, केवल अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं है और केवल हैदराबाद के नेता भी नहीं हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय लोकतंत्र की उस जटिल तस्वीर का हिस्सा हैं जिसमें पहचान, प्रतिनिधित्व और आवाज की लड़ाई लगातार चल रही है। उनकी राजनीति भले सबको पसंद न आए, लेकिन उनका प्रभाव एक सच है।